यूरिक एसिड हो गई, ज़ियाबितस हो गई और ब्लड प्रेशर हो गया। तीनों बीमारियों का ताल्लुक है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर। दुनिया हर्बल की तरफ लौट रही है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना गट हेल्थ की वजह से होता है। हम लोग अपने देसी को, अपने ओरिजिनल को छोड़कर हम जंक पर चले गए हैं। हम फास्ट फूड के नाम पर जो कचरा खा रहे हैं, ये बीमारियों की बहुत बड़ी वजह है। स्ट्रेस जो है, इन तीनों बीमारियों की बहुत बड़ी वजह है। अरे सर, पाकिस्तान का हर तीसरा बालिग जो है वो ज़ियाबितस का पेशेंट है। इसका जो तशख़ीस का मामला है ना, हम वहाँ पर लूज़ हैं थोड़े से। बहुत सारे लोग अलामात होने के बावजूद चेकअप नहीं करवाते। ब्लड प्रेशर, इसकी रीज़न्स बताइएगा, वजूहात क्या हो सकती हैं एक आम आदमी में? बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो दीवारों में टकरा ही मारे मरीज़। ये बड़ी खामोशी के साथ अंदर डैमेजेस कर रहा होता है। और ये दावा सिर्फ मेरा नहीं है, पाकिस्तान का हर क्वालिफाइड तबीब ये इलाज कर सकता है। यूरिक एसिड पर भी बात कर लेते हैं। यूरिक एसिड कोई बीमारी नहीं है। यूरिक एसिड तो अच्छी चीज़ होती है। एलोपैथी को छोड़ के जब हर्बल की तरफ आए हैं तो कितने ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो मुस्तफ़ीद हुए हैं आपकी इस हर्बल रेमेडी से? यूरिक एसिड के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट एलोपैथिक से तो ठीक होता ही नहीं है। इसका 100% इलाज है ही हर्बल मेडिसिन में। गर्मियों का मौसम है और आपको पता है आम हर इंसान खा रहा है। ये पेशेंट आम खा सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, पुरसुकून ज़िंदगी के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हमजा मुमताज़। नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में 3 बीमारियां जो हैं वो तेज़ी से फैलती जा रही हैं, जिसमें यूरिक एसिड, ज़ियाबितस और ब्लड प्रेशर सर-ए-फ़हरिस्त हैं। इनकी वजूहात क्या हैं? और पाकिस्तान की बात करें तो कहा जाता है कि हर तीसरे आदमी को इन तीनों में से कोई एक बीमारी ज़रूर लाहक होती है। इन सारी बातों को कवर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हकीम मुशर्रफ ज़ैदी साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू आवर स्टूडियो। सर, जैसे कि मैंने कहा कि 3 बीमारियां, यूरिक एसिड हो गई, ज़ियाबितस हो गई और ब्लड प्रेशर हो गया। ये आप समझते हैं कि इन तीनों बीमारियों का ताल्लुक है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, कि हर तीसरे आदमी को इन तीनों में से कोई एक बीमारी होती है। पहले तो आपने बताना है हाँ या ना, मैं ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, और इसकी वजूहात क्या है? दुनिया हर्बल की तरफ लौट रही है और हम लोग सेल्फ मेडिकेशन होने की वजह से सबसे पहली वजह तो इन बीमारियों की वो है। अच्छा, डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये भी गट हेल्थ पुअर होने की बीमारी है। हुँ, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना गट हेल्थ की वजह से होता है। हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे केसेस में देखें तो पीछे पुअर गट हेल्थ होती है। उसमें हमारा लाइफ़स्टाइल, हमारी ग़िज़ा, हम लोग अपने देसी को, अपने ओरिजिनल को छोड़कर हम जंक पर चले गए हैं। हुँ, हम फास्ट फूड के नाम पर जो कचरा खा रहे हैं, ये बीमारियों की बहुत बड़ी वजह है। दूसरी वजह स्ट्रेस है। हुँ। स्ट्रेस जो है, इन तीनों बीमारियों की बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, स्ट्रेस का मैं तो अक्सर अपने दोस्तों को कहा करता हूँ कि स्ट्रेस का बुनियादी वजह क्या है कि हम अपनी आमदन से ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं। सही। हम अपने लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने के लिए नहीं, हर वक़्त अपने लाइफ़स्टाइल को अपग्रेड करने की तगदो में लगे होते हैं। और वो ज़हनी स्ट्रेस जो है वो हमें सुकून नहीं लेने देता, उसकी वजह से हमारी हेल्थ ख़राब होती है। बाकी सेल्फ मेडिकेशन बहुत बड़ा इसकी कॉज़ है। और एलोपैथिक माफ़िया, हुँ, एलोपैथिक मल्टी नेशनल कंपनियाँ जो हैं, हुँ। इन्होंने हर बंदे को अपनी मेडिसिन पर लगाया हुआ है। मतलब जो भला चंगा है, बिल्कुल ठीक-ठाक है, उसको मल्टी मिनरल पर लगाया हुआ है। ठीक हर है। दूसरा शख्स पेन किलर पर लगा हुआ है। स्टेरॉइड का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है, उससे बेड़ा गर्क हो रहा है। लोग यही कहते हैं कि जिस चीज़ से फ़ौरन सुकून मिल जाए। अब आप अगर किसी को कहते हैं कि इससे 1 महीना या डेढ़ महीना लगेगा ठीक होने में, वो नहीं जाएगा उस तरफ। और दूसरी तरफ कोई मेडिसिन ऐसी लिख देता है कि यार 1-2 दिन में आपको फ़र्क पड़ जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है वो उस तरफ ही भागेगा, क्योंकि लोगों को फ़ास्ट रिलीफ़ चाहिए। तो वो जी, जी, किस तरह से बिल्कुल। ये चेंज हाँ होगा जी, बिल्कुल माइंडसेट? ऐसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप देखिए ना, 5, 10 साल, 15 साल पीछे चले जाएँ तो इतनी फार्मेसीज़ नहीं हुआ करती थी। बिल्कुल, अब ये बड़ी-बड़ी फार्मेसीज़ और बड़ी-बड़ी चेन हैं मौजूद, और उसके पीछे जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों का धंधा है, मैं उस तरफ इशारा कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो आप देखिए ना कि जिसके पास कोई पैसे भी नहीं होते, उन कंपनियों ने उनको पैराडोल पर लगाया हुआ है। ये बड़ी वजह है इन बीमारियों की। पैनाडोल की आप ज़िक्र कर रहे हैं। ये जो मैं मेडिसिन ओवरॉल मैं ओवरऑल, यानी कि नहीं, ओवरॉल, आपने एक स्पेसिफ़िक नाम लिया ना पैनाडोल। मतलब जिनके पास पैसे नहीं हैं, हुँ, जिनके पास पैसे हैं उनको नीली गोली पर लगाया हुआ है। सही। हैं, थोड़े से दरमियान वाले लोगों ने मल्टी मिनरल पर लगाया हुआ है। पेन किलर पर तो हर दूसरा शख्स है। हुँ, और एंटीबायोटिक का और स्टेरॉइड का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। ये बीमारियाँ ख़त्म नहीं कर रहा है। हुँ। ये बीमारियों पर लगा रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ा रहे हैं। अच्छा सर, आपने 2 चीज़ें पॉइंट आउट की, एक है स्ट्रेस और दूसरा आपने बहुत ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ, जंक फूड।
जो कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान लाहौर में ये बंद नहीं हो सकता, ख्वाबों के शौकीन हैं सारे। इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें? देखिए जहाँ पर फैमिली होगी, आउटिंग होगी, ज़ाहिर-सी बात है होटल्स में जाएँगे, रेस्टोरेंट्स में जाएँगे, खाना खाएँगे दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए जंक फूड जिसको मैं कह रहा हूँ फ़ास्ट फूड को ये पूरी दुनिया खाती है। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा सब लोग ये खाते हैं ना, ठीक हो। वहाँ वो ठीक रहते हैं। हमारे यहाँ का जो फ़ास्ट फूड है वो जंक फूड क्यों है? हुँ, वो लोग जो ब्रेड इस्तेमाल करते हैं उसमें वो इंग्रीडिएंट ऐड करते हैं मज़ीद कि डेफ़िशिएंसी ना हो, मतलब उनकी रिसर्च होती है और सारी हेल्दी चीज़ों के साथ वो सैंडविच बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं या कोई और इस तरह की चीज़ें। हुँ, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी जो ब्रेड है वो रिफ़ाइंड आटे के साथ बनती है, जो यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं पिज़्ज़ा में और ये जो बर्गर्स वग़ैरह में। हुँ, तो बजाय हम उसमें कुछ ऐड करने के उसमें से निकाल रहे हैं और उसके अंदर बजाय हम कोई हेल्दी चीज़ डालने के हम वो गंदी केचप और गंदे मायोनेज़ और अंडा और बनस्पति फेंट के वो चीज़ें बना रहे हैं। वो गट हेल्थ को ख़राब करती है, बुनियादी वजह वो है। सर पाकिस्तान का हर तीसरा बालिग जो है, वो ज़ियाबितिस का पेशेंट है। ऐसा क्यों है? इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी जो रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं? जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि बेशुमार वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में हुँ, जकड़ते जा रहे हैं। उसमें डायबिटीज़ भी है। डायबिटीज़ में ये अफ़सोस वाली बात है, पाकिस्तान पहले नंबर पर है। हुँ, हुँ, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में। हाँ जी, मैं आपके नाज़रीन को बताता चलूँ कि इसको मैनेज करने से बहुत पहले इसका जो तशख़ीस का मामला है ना, हम वहाँ पर लूज़ हैं थोड़े से। बहुत सारे लोग अलामात होने के बावजूद चेकअप नहीं करवाते, बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं करवाते, बहुत सारे फैमिली में हिस्ट्री मौजूद होती है, उसके बावजूद वो अपने आप को समझ रहे होते हैं कि हम ठीक हैं। तो सबसे तो पहले तो ना जो बेसिक अलामात अगर आ जाएँ, हुँ, तो फ़ौरी तौर पर अपने मालिज से रब्ता करना चाहिए। मतलब हाथ-पैर सुन्न रहना शुरू हो जाएँ, हाथों में चूंटियाँ रेंगना शुरू कर दें, मतलब इस तरह की अलामात हुँ, आने शुरू हो जाएँ, बार-बार पेशाब आ रहा है ज़्यादा, हुँ, ख़ास तौर पर रात के वक़्त, बार-बार प्यास लग रही है, बार-बार पानी पीने के बावजूद भी प्यास बुझ नहीं रही है और भूख की ज़्यादती अगर हो गई है, खाना खाया है और फ़ौरन बाद भूख हो गई है, फिर थोड़ी देर बाद भूख लगना शुरू हो गई है और बिला वजह बेजा थकावट होना शुरू हो गई है। हुँ, मतलब बहुत ज़्यादा थकावट होना शुरू हो गई है और काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे तब भी नज़र ब्लर होना शुरू हो जाए। ठीक है। तो और इसके अलावा हाथ-पाँव का जैसे मैंने पहले बताया है, इसमें अगर ख़ास तौर पे पाँव के ज़ख़म जल्दी मुंदमिल ना हो रहे हों, हुँ, मतलब एक ज़ख़म लग गया कि कीड़ा काट गया है, कील लग गई है, काँटा लग वो गया है, भर नहीं पत्थर रहा ज़ख्म। जल्दी नहीं भर रहा ठीक है। और या बॉडी में कहीं न कहीं फंगल इन्फेक्शन चलती रहती हो। हुँ, कभी मुँह में हो गई, कभी कान में हो गई, कभी बगलों में हो गई, कभी नाख़ुनों पाँव में चली गई, कभी कहीं पर चली गई। ख़वातीन में पीरियड्स के दौरान फंगल इन्फेक्शन हो जाना। उसके अलावा मर्दों में सबसे बड़ी अहम अलामत है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाना बिला वजह, मतलब पहले बिल्कुल ठीक-ठाक थे। तो वो इन जो अलामात मैंने बताई हैं आपके नाज़रीन को, इनमें से सारी आधी या चंद अलामात भी हों तो फ़ौरी तौर पर अपना HbA1c करवा ठीक लेना है। चाहिए। उसके अलावा बाकी टेस्ट भी करवा लेने चाहिए। सर जो आपने अलामात बताई हैं, जो आम आदमी में होती हैं, जो बेसिक लेवल की हैं, इसका हल क्या है? यानी कि टोटके इसके क्या हैं जो आप सजेस्ट करते हैं? ज़ियाबिटिस, डायबिटीज़ हुँ, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। हुँ, जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया टोटका, ये टोटकों से जाने वाली नहीं होती। अच्छा। तो मैं आपके बल्कि नाज़रीन को कहूँगा भी कि ये सोशल मीडिया पर पाए जाने वाले डायटीशियन और न्यूट्रिशनिस्ट जो अताई हैं, उनकी बजाय क्वालिफ़ाइड मुआलिज से राब्ता किया करें। हुँ, ये देखने में बड़े नॉर्मल सा लगता है इंसान, लेकिन जो ख़ामोश दिल का दौरा होता है वो डायबिटिक लोगों को होता है। हुँ, और इसके अलावा फ़ालिज, गुर्दे ख़राब होना, गैंग्रीन होना और अंधापन, ये डायबिटीज़ की वजह से होती है। तो एक तो ये है कि फ़ौरी तौर पर अपने मुआलिज से राब्ता करना चाहिए। हर्बल मेडिसिन में इसका बड़ा शाफ़ी इलाज है। हुँ, मतलब इससे शुगर रिवर्स हो रही है। ये सिर्फ़ मेरा दावा नहीं है, पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में जो लोग भी हर्बल मेडिसिन से, नेचुरल हुँ। मेडिसिन से और फाइटो मेडिसिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो शुगर को रिवर्स कर रहे हैं। सर शुगर को रिवर्स करना यानी कि टोटल बेहतर हो गया है जी, जी, इंसान, बिल्कुल बेहतर हो जाता है, बेहतर हो बिल्कुल गया है। बेहतर हो जाता है। ठीक है, उसमें रेजिमेंटल थेरेपीज़ भी हैं, हजामा वगैरह के लोग हैं। इसमें डिपेंड करता है कि ये मैं हम बात कर रहे हैं टाइप 2 की। ठीक है।
इसमें HbA1c अगर 7-8 के दरमियान रहा है और बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, तो 3 से 4 माह के अंदर शुगर रिवर्स हो जाती है। आपके नाज़रीन के लिए एक सादा सी बात बताता हूँ, अगर आप अर्ली स्टेज में हैं, शुगर अभी डायग्नोज हुई है, तो एक सादा सी चीज़ है, रोज़ाना सुबह उठकर 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका डाल दें। एप्पल साइडर विनेगर, बिल्कुल बिल्कुल, एप्पल साइडर में, ठीक और है, उसके अंदर 1 छोटी चम्मच कलवंजी की डाल दें ठीक हो, और उसको मिक्स कर लें और ये अपनी रूटीन बना लें और बाकी चीज़ें शुरू कर दें। इसकी मैनेजमेंट जो है वो एलोपैथिक में भी, हमारे यहाँ हर्बल में भी, स्पाइक को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है शुरू में। जो शुगर की स्पाइक होती है ना, ये जो HbA1c टेस्ट है ना, ये एवरेज टेस्ट होता है कि कितनी मरतबा नीचे गई है, कितनी मरतबा शुगर ऊपर गई है। इसका एक बेहतरीन हल है कि खाना खाने से पहले फाइबर ले लें, और बेहतरीन फाइबर छिलका इसबगोल है। ठीक है, जिनको सूट करता है वो चिया सीड ले सकते हैं। हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ के अंदर चिया सीड मिलाकर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। वो हीलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट कर देता है और वो स्पाइक्स को भी रोकता है। जब स्पाइक्स रुकना शुरू हो जाती हैं तो बॉडी के डैमेज रुकना शुरू हो जाते हैं। शुगर वहीं पर रुक जाती है और उसके बाद फिर रिवर्स का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आज मैं आपके नाजरीन के लिए शुगर की जो पक्की है हमारी, वो उसका मैंने उसका बताता जी हूँ। ज़रूर, वो अपने इस रूटीन में लाजमी शामिल कर लें और वो चंद दिनों में वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। नुस्खा बड़ा आसान है, काले चने भुने हुए जो आसानी से मिल जाते हैं। हाँ जी, ये 1 पाव लेने हैं, बादाम गिरी लेनी 1 पाव, दोनों बराबर, ठीक है, और इसके अंदर नीम के पत्ते 100 के करीब लेने हैं और काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च हेल्दी ज़रा हो, एक तो करियाना की दुकान से मिलती हैं और एक मिलती हैं हर्बल स्टोर से, पंसार से जिसको हम बोलते हैं, तो वो लें तो ज़्यादा बेहतर है, वो भी 100 के करीब ले लें। अच्छा, इसमें इलायची सब्ज़ के दाने डाल लें, छिलका निकाल दें, छिलका निकाल के इलायची हाँ दाने जो, हाँ जी, सिर्फ दाने डाल लें। ये 1 चम्मच सुबह लें, इसका सफ़ूफ बना लें सारे का। ये 1 चम्मच सुबह लें और 1 चम्मच शाम को लें। ये खाना खाने के पहले लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा और खाना खाने के बाद लेंगे तो तब भी ये काम करेगा। इसके अलावा हमारा एक सफ़ूफ है बड़ा ज़बरदस्त, वो मैं चाह रहा था कि हम जो पेशेंट हैं जो काफ़ी देर से मेडिसिन पर लगे हुए हैं, 8 साल से वो शुगर की मेडिसिन खा रहे हैं, वो मैनेज भी नहीं हो पा रही है और दिन ब दिन वो बढ़ती है, उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त एक रेमेडी है हमारे पास। वो है जी सादा, बिल्कुल सादा चीज़ें हैं, गुड़ मार बूटी, हाँ जी, चाकसू और कोड़तुमा, इसमें ये सारी चीज़ें हम वज़न है। इसमें तुख़्म जामन और तुख़्म नीम हम वज़न डालना है और कलवंजी और मेथी दाने को, इन सारी चीज़ों को बारीक पिसवाना है। अच्छे तरीके से बारीक करने के बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होती है, तो इसको एम्प्टी कैप्सूल जो 500 मिलीग्राम के हैं वो भर लें। खाना खाने से पहले 1 मरतबा सुबह और खाना खाने के बाद 1 मरतबा शाम लें। यकीन करें कि ना शुगर बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाती है। और जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो बड़े आराम से मिल सकती हैं, बिल्कुल इजीली एक्सेसिबल है। हाँ जी, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ज़ियाबीतस का आपने काफ़ी अच्छा बताया, तो ब्लड प्रेशर की भी बात कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर, इसकी रीज़न्स बताइएगा, वजूहात क्या हो सकती हैं एक आम आदमी में, और इसका तरीक़ाकार क्या है इसको कंट्रोल करने का, या जड़ से ये ख़त्म भी हो सकती है कि नहीं? ब्लड प्रेशर बहुत खामोश कातिल है ये। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त टर्म आपने यूज़ की है। बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। अच्छा, अभी आप इस पॉडकास्ट के बाद किसी भी बंदे से पूछ लें कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, तो कहेगा ठीक है। तो आप उससे कहें कि कैसे आपको पता है, तो कहते हैं बस ठीक है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनसे पूछते हैं आपका ब्लड प्रेशर कितना है, तो कहते हैं ठीक है। भाई कैसे पता है, आपने कब टेस्ट करवाया था, मतलब ब्लड प्रेशर चेक कब करवाया था, काफ़ी साल पहले कराया था, तो आपको कैसे पता लगा ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो दीवारों में टकरे ही मारे मरीज़, या बहुत ज़्यादा एग्रेशन ही आए। ये बड़ी खामोशी के साथ अंदर डैमेजेस कर रहा होता है, इतना ख़तरनाक मर्ज़ है। तो लिहाजा आज पॉडकास्ट ख़त्म होने के बाद आपके नाजरीन से गुजारिश है कि अपना ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करवाएं। ठीक है, अगर लो है तो उसका हल करें, अगर हाई रहता है तो उसका हल करें। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट ज़्यादा नुकसान अपना चेक ना करवाने से होता है। खुदा न खास्ता किसी और बीमारी की वजह से गए हैं, किसी अताई डॉक्टर के हाथे चढ़ गए हैं, तो उसने ब्लड प्रेशर चेक किया तो पता लगा कि ये हाई है, और वो फिर एलोपैथिक अताई डॉक्टर उनको गोलियों पर लगा देते हैं।
गोलियों पर सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं लोग। वो वो चलता रहता है कि जिसको एक दफ़ा मैंने देखा है कि जिसको ब्लड प्रेशर हो गया और दवाइयाँ खाना शुरू की हैं, वो खाता ही रहता है, वो स्टॉप नहीं हुआ हुआ। उसका ब्लड प्रेशर से जान छुड़ा देते हैं। हर्बल मेडिसिन में सही। इतना जादू है, और ये दावा सिर्फ मेरा नहीं है, हुँ। पाकिस्तान का हर क्वालिफाइड तबीब ये इलाज कर सकता है। सही। इंडिया का हर क्वालिफाइड तबीब वैद्य ये इलाज कर रहा है, पहले से कर रहे हैं मौजूद। पाकिस्तान में आप हैरान होंगे 18% बालगान हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, हुँ। और उनमें से भी 50% की दुरुस्त तशखीस होती है, बाकी 50% की दुरुस्त तशखीस ही नहीं हो पाती। उसमें से भी 25% लोग इलाज की तरफ आते हैं, और ये इतना खामोश कातिल है कि इसकी वजह से गुर्दे, बिनाई हुँ। मुतासर होती है, और जो फालिज के जितने केसेस होंगे, हुँ। लकवा के जितने केसेस होंगे, हार्ट अटैक के जितने केसेस होंगे, उसके पीछे आप हिस्ट्री में देखें तो हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर। इतना खतरनाक है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, डायग्नोज हो जाना, या मतलब मुस्तकिल रहना हो गया एक मर्तबा, तो फिर फौरी हल बताता हूँ पहले आपके नाज़रीन ठीक को, है। फिर उसके बाद इसकी मुस्तकिल रेमेडीज़ बताता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। फौरी हल के लिए 2 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। ब्लड प्रेशर अगर शूट कर गया और पता लग गया है, एलोपैथी की गोली से बहुत बेहतर है आधा चाय का चम्मच जैतून का तेल। अच्छा, ठीक। जैतून का तेल पेशेंट को पिला दें, पी लें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल साफ-सुथरा, ठीक। तो यकीन करें ब्लड प्रेशर फौरी नॉर्मल हो जाता है। और ये बेसिकली खुश्की का मर्ज़ है ना ओवरऑल। अच्छा, ये मैं फौरी रेमेडी के तौर पर दूसरी चीज़ बताता हूँ। ये हर जगह अवेलेबल होती है, अगर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट अपने पास रखना शुरू कर दें, वो है साबुत धनिया। साबुत धनिया। आम सालम धनिया भी कहते सालन, हैं, ठीक खुश्क है। धनिया भी बोलते हैं उसको, साबुत धनिया भी बोलते हैं। ओके। ये छोटी चम्मच चाय वाली फाँक कर सादा पानी पी लें ऊपर, ब्लड प्रेशर मिनटों में नॉर्मल हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त चीज़ है। जो घरेलू टोटके बड़े आराम से अगर हो जाए किसी को, जी, जी। तो करके तो नॉर्मल कर सकता है अपना ब्लड बिल्कुल प्रेशर। नॉर्मल कर सकता है। इसके अलावा अपने रूटीन में आलू के छिलके की चाय को शामिल कर लें। अच्छा, ये यूनिक चीज़ आपने बताई, नई बात आपने बता दी। जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये आलू के छिलके की चाय इतनी ज़बरदस्त है, आलू को समझते हैं बेचारे को बेकार सब्ज़ी, तो लेकिन आलू के छिलके के अंदर इतनी ज़बरदस्त पावर्स हैं, मैं फिर कभी इस पर मुकम्मल बात ज़रूर, करेंगे। ज़रूर। जो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है वो इसको शुरू कर दे। हुँ। एक आलू में छिलका उतार के साफ-सुथरा उसको छोटे-छोटे काट लें। 1 चम्मच के बराबर, 1 चाय के चम्मच के बराबर 1.5 कप पानी में डालें। अगर डायबिटिक नहीं है तो चीनी, गुड़ या शक्कर उसी में शामिल कर लें। सही। उसको इतना पकाएँ कि वो 1 कप रह जाए, और उसको सिप-सिप करके पिएँ। यकीन करें 1 डेढ़ हफ़्ता इस्तेमाल करने से ही ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है। क्या? अच्छा, एक आपके पेशेंट्स के लिए ना नुस्ख़ा मैं अपना मामूली ठीक बता है। देता हूँ। अगर ये रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो ब्लड प्रेशर से मुस्तकिल जान छूट जाती है। बिल्कुल। और इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है कि जो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ख़ास तौर पर नींद है, एग्रेशन है, डिप्रेशन है, हुँ। या दूसरी चीज़ें हैं, जो डैमेजेस बॉडी में हुए होते हैं, ये वो भी रिकवर करता है। नुस्ख़ा बड़ा ज़बरदस्त है जी। असरोल 10 ग्राम, असरोल 10 ग्राम। असरोल ठीक। छोटी चंदन को बोलते हैं। ठीक है। बड़े आसानी से अवेलेबल होती है हर हर्बल स्टोर पर, हर हुँ। पंसारी के पास। अब तो ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें बड़ी साफ़-सुथरी, बड़े-बड़े ठीक हो अच्छे गया। इदारे दे रहे हैं। अच्छा, इसी में दालचीनी भी 10 ग्राम। दालचीनी। ठीक दालचीनी है। बड़ी आसानी से मिलती है। जी। लेकिन मैं पिछली मर्तबा भी अर्ज़ कर रहा था कि ये किचन में से निकालें चीज़ें, लेकिन आप किराना स्टोर से ना खरीदें। ये मेडिसिनल ग्रेड की मिलती हैं हर्बल स्टोर से सिर्फ़, हर्बल स्टोर। पंसारी के पास, पंसार स्टोर से। पंसार। वो बल्कि अपने किचन में भी वही इस्तेमाल करें चीज़ें। दालचीनी 10 ग्राम, संदल सफ़ेद 10 ग्राम, और इसी तरह गुले सुर्ख, गुलाब के फूल ना मेडिसिनल जो होते हैं, हुँ। वो गुले सुर्ख 10 ग्राम, और इसमें साबुत धनिया जो मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, सही। साबुत वो धनिया। शामिल करना है, और इन सबको दरदरा सफ़ूफ बनाना है। दरदरा होता है थोड़ा-सा मोटा, मतलब बारीक, यानी कि पूरा बारीक ना हो। हाँ, मिसल गुबार नहीं करना है। ठीक हो गया। इसको थोड़ा-सा रखना है, और 1 चाय की चम्मच सुबह और 1 चाय की चम्मच शाम। शाम को। अगर ये आलू के छिलके की चाय के साथ ले लें, तो इसकी एफ़िकेसी डबल हो जाएगी ठीक है। खाना खाने के बाद। हुँ। और अगर इसको खाना खाने से पहले लेना है, तो तब भी नीम गर्म पानी के साथ लें, तो इसकी एफ़िकेसी बहुत अच्छी ठीक। आती है। इंशाल्लाह पेशेंट भला ठीक है। जाए। चलिए सर, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने नुस्ख़ा बताया। अच्छा, लो ब्लड प्रेशर जिनका हो जाता है, उसके लिए भी थोड़ा-सा गाइड कीजिए। ब्लड प्रेशर लो होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। हुँ। ब्लड प्रेशर मुस्तकिल लो रहना जो है, इसकी बहुत बड़ी वजह कमज़ोरी और एनीमिया होती है।
हम्म, जो पेशेंट दिल के कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, मतलब इसका एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है, हम्म, सादा, हर मौसम में काम करता है और बेहतरीन है। 2 खजूरें लें मुनासिब हम्म, साइज़ की, उसमें से गुठली निकाल दें और उसके अंदर उतने ही साइज़ की मोरिंगा शामिल कर दें, मोरिंगा मोरिंगा पाउडर। पाउडर। वो दोनों खजूरें जो हैं सुबह नाश्ते से पहले ले लें। हम्म। यकीन करें पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। जी मुशर्रफ साहब, आपने ब्लड प्रेशर हाई होना और लो होना, इसकी वजूहात भी बताई बड़े ज़बरदस्त तरीके से। आपने इसकी रेमेडीज़ भी बताई, हर्बल रेमेडीज़, और उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन इसको ज़रूर फ़ॉलो करेंगे। और यूरिक एसिड पर भी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको ये बहुत प्रॉब्लम है यूरिक एसिड की, और जब मैंने बताया कि मैं आपसे मिलने लगा तो उन्होंने कहा ज़रूर सवाल पूछना है। इसकी वजूहात एक यंग एज में हो गई है कुछ लोगों को, और इसकी रेमेडीज़ हर्बल क्या हो सकती हैं? एलोपैथी का कितना रोल है और हर्बल का कितना ज़बरदस्त रोल है? ये ज़रूर डिस्कस करें आप। यूरिक एसिड कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, यूरिक एसिड तो अच्छी चीज़ होती है। बीमारी है हाइपरयूरिसीमिया। यूरिक एसिड का बढ़ जाना ठीक है। या जो फाज़िल यूरिक एसिड है वो जिस्म से ख़ारिज ना होना। ओके। यूरिक एसिड तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, जो बॉडी के अंदर हरारत गुरैज़ी पैदा होती है, वो ये यूरिक एसिड पैदा करता है। अच्छा, यूरिक एसिड अच्छा, यानी कि आप कह रहे हाँ, हैं, मतलब ठीक एक है, मुनासिब मिकदार में मुनासिब यूरिक मिकदार, एसिड मौजूद होना ज़रूरी होता है। ठीक हो गया। अच्छा, जो बढ़ जाना जो है ना वो बीमारी है हुँ, हुँ, और ये बढ़ाने में सिर्फ़ और सिर्फ़ एलोपैथिक मल्टीनेशनल कंपनियों का हाथ है। सही, देखें इन्होंने हर पेशेंट का करवाना होता है टेस्ट, लैब टेस्ट, और वो पेशेंट को ज़रूरत नहीं होती, ये अताई डॉक्टरों को ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ से कमीशन मिलना होता है। हुँ, हर लैब में और जो बॉर्डर लाइन पर होता है, मतलब जो भी टेस्ट जो है बॉर्डर लाइन पर आया है, हल्का सा बढ़ गया है, यूरिक एसिड की हम बात करें खास तौर पर, ठीक है, बाकी चीज़ें अभी फ़िलहाल नहीं डिस्कस करते हैं। हुँ, यूरिक एसिड बिल्कुल पॉइंट्स में अगर बढ़ा हुआ मिलता है, तो ये उसको यूरिक एसिड की गोली लगा देते हैं, फौरी तौर पे कि जी ये आपने खानी है। अच्छा, उधर से भी कमीशन मिल गया उनको और जो गोली प्रेस्क्राइब की है, उधर से भी कमीशन मिल गया। हुँ, मरीज़ बेचारे का बुरा हाल, ऐसे ही है। उसको बॉर्डर लाइन पर यूरिक एसिड था बॉडी में, हुँ, हुँ, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं हुआ था। उन्होंने गोली खाई पेशेंट ने और बॉडी को सिग्नल मिला कि बॉडी में कम यूरिक एसिड हो रहा है। उससे गोली से कम होना शुरू हो कम गया ना, होना शुरू हो गया, बॉडी ने और बढ़ाना शुरू कर जो दिया, ज़रूरत नहीं थी, जो ज़रूरत नहीं ज़रूरत थी। भी नहीं थी, ठीक है ना? अब बॉडी ने और बढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि सही, एक ख़ास लेवल तो चाहिए। ऐसे ही, अच्छा, गोली खाते हैं वो कम हो रहा है और बॉडी बढ़ा रही है उसको। एलोपैथिक माफिया का धंधा है। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता आपके नाज़रीन में से किसी को भी खुदा न खास्ता अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, आमीन। यूरिक एसिड स्टार्ट में डायग्नोज होता है कि थोड़ा सा बढ़ गया है, उससे टेस्ट से पहले की चीज़ें मैं कुछ बता देता हूँ हुँ, हुँ, सही, कि यूरिक एसिड बॉडी में अगर बढ़ रहा है या फाजिल यूरिक एसिड नहीं निकल रहा, तो उसकी सिम्टम्स क्या होती हैं। वो सबसे पहले सुबह के उठें तो हाथों में, उँगलियों के जोड़ों में थोड़ा-सा ये जो इधर के हैं, इसमें हल्की-हल्की सी अकड़ाहट होती है। मॉर्निंग स्टिफनेस जो स्टिफनेस जिसे हाँ, कहा वो जाता है, आती ठीक है। है, और घुटने में अगर दर्द हो रहा है, तो यूरिक एसिड का दर्द होगा तो एक घुटने में होगा। हुँ, अगर दोनों घुटनों में हो रहा है तो वो किसी और वजह से हो सकता है। ठीक है, और जो पाँव का एक अंगूठा है, उस 1 या 2 वो स्वेल होंगे या उसमें दर्द होगा, ये यूरिक एसिड का दर्द होता है। ठीक है, और अगर पूरे टखने में और पूरे पाँव में हो तो वो किसी और चीज़ का भी हो सकता है। इसके अलावा इसकी एक बड़ी निशानी ये है कि यूरिक एसिड का अगर दर्द हो रहा है तो वो दबाने से या चहलकदमी से बढ़ेगा, अच्छा, वो कम नहीं होगा, वो कम नहीं होगा। किसी और चीज़ का दर्द हो तो वो कम हो जाता है। ठीक है, दबाएँ या चहलकदमी करें, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ वगैरह करें तो वो कम हो जाता है। ठीक है, यूरिक एसिड का दर्द बढ़ता है इससे। ठीक है, अच्छा, यूरिक एसिड को जब ये एलोपैथिक मेडिसिन माफिया वाले लगा देते हैं, हुँ, तो वो यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। गोली रोज़ खानी है, फिर 2 खानी है, फिर 3 पानी का खानी है। इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते रहना है, वो मैं उस तरफ आऊँगा ठीक कि है, ठीक, हाँ, ओके, वो ओके, कि ना अगर खुदा न ख़ास्ता यूरिक एसिड बढ़ने की वज़ह से गुर्दे मुतासिर हो गए हैं और हुँ, गुर्दों में हुँ, पथरी आ गई है, तो तब पानी का इस्तेमाल करना है, वरना पानी का इस्तेमाल नुकसानदेह होता है। हुँ, सही, ज़्यादा पानी नहीं पीना सही, नुकसानदेह होता एक्सेस है। ऑफ एवरीथिंग इज़ हाँ जी। बैड, यूरिक एसिड बढ़ जाए तो ये खून में एक नोकदार तेज़ क्रिस्टल बना लेता है हुँ, सही, और वो खून में गर्दिश करता है और वो फिर खून की
नालियों को रोकता भी है, और ये मुख्तलिफ क्रिस्टल जो है ये जोड़ों में जाके बैठ जाते हैं, जहाँ से दर्द स्टार्ट होता है और जहाँ से स्वेलिंग स्टार्ट होती है। हाइपर यूरिसीमिया अगर खुदा ना खास्ता किसी को हो गया है तो फौरी तौर पे टमाटर छोड़ दें। टमाटर छोड़, टमाटर घर में जो हड्डियाँ पक रही है वो ना लें। मीठे मशरूबात सारे छोड़ दें, कोला ड्रिंक्स भी, और ये जो लाल पीले शरबत नीले शरबत हैं ये भी। ये ज़रूरी भी है, यानी कि वैसे भी। हाँ जी, नहीं अगर ख़ास तौर पे हाइपर यूरिसीमिया हो ठीक है, गया है हाइपर ज़्यादा, यूरेसिमिया, ओके। कोला ड्रिंक्स के अलावा चाय छोड़ दें, चाय छोड़, दूध वाली चाय जो ये पत्ती काली पत्ती वाली है, और ठंडा पानी छोड़ दें। इसका हल बेहतरीन ये है, मटके का पानी शुरू कर दें। टेम्परेचर वाइज भी उससे गट हेल्थ भी बेहतर रहेगी और बाकी मामला भी ठीक रहेंगे, और यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ेगा मटके के पानी से। मटके के पानी के बहुत फ़ायदे हैं। और ठंडा पानी नहीं पीना। सब्जियों में करेले, बैंगन, आलू, गोभी, ये चीज़ें सिर्फ हम बंद करवाते हैं अपने पेशेंट्स को, बाकी हम सारी चीज़ें उनको खिलाते हैं। गोश्त लोग कहते हैं कि सुर्ख गोश्त और कलेजी वगैरह नहीं खानी, लेकिन अगर इब्तदाई नॉर्मल अभी है, हाइपर यूरिसेमिया इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसने डैमेजेस नहीं किए हैं, तो परिंदों का गोश्त और छोटा गोश्त जिसको बोलते हैं बकरे का, वो शोरबे वाला ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें सारी दालें बंद नहीं करनी चाहिए फौरी तौर पर। आप हैरान होंगे कि ये यूरिक एसिड का जो पेशेंट है, जोड़ों के दर्द का जो पेशेंट है, ये बेजा परहेज कर करके अपना बेड़ा गर्क कर लेता है। एक लूप में फंसा लिया ना उन्होंने एलोपैथिक माफिया ने, ये नहीं खाना, ये नहीं इस टाइम खाना। पर नहीं खाना। जो लोग परहेज कर करके अपने जिस्म में कमजोरी पैदा कर लेते हैं, वो सोना भी खा लें तो उनके दर्द नहीं ठीक होता। पेन किलर पर उन्होंने लगाया होता है, जैसे हम प्रोग्राम के जी। स्टार्ट में बात कर रहे थे पेन, कि वो पेन किलर को भी एक मुस्तकिल लगाना धंधा है। पेन किलर फिर गट हेल्थ ख़राब करता है, गट हेल्थ ख़राब होती है तो मज़ीद मसाइल आते हैं। जब मज़ीद मसाइल आते हैं तो उनकी मज़ीद दवाएं बिकती हैं। जब मज़ीद दवाएं बिकती हैं तो फिर वो एक पेशेंट को वो अपने जाल में जकड़ लेते हैं। यूरिक एसिड का पेशेंट ख़ास तौर पर किसी भी डॉक्टर को, एलोपैथिक डॉक्टर को पता लग जाए कि इसकी बॉर्डर लाइन क्रॉस कर गई है तो उसको फ़ौरन झपट लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को फ़ौरन झपट लेते हैं। क्योंकि उनका पहला सवाल ही यही होता है कि आपने टेस्ट करवाया, नहीं करवाया तो करवा के आए। करवाना तो चाहिए, बहरहाल कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कमीशन के लिए नहीं करवाना चाहिए। कमीशन के लिए वैसे करवा लेना चाहिए। कमीशन के लिए वो उन अताइयों को दोनों साइड से कमीशन मिलता है। टेस्ट करवाते हैं वहां से भी कमीशन मिलता है, और फिर जो ब्रांड लिख कर देते हैं उससे भी कमीशन मिलता है। जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो भी देते हैं, जिन चीज़ों की नहीं होती ज़रूरत वो भी देते हैं। यकीन करें, हमारे पास यूरिक एसिड के पेशेंट आते हैं, इतने इतने बड़े बैग पकड़े होते हैं। उन्होंने किसी सुबह के टाइम ये 2 गोलियां खानी है, ये कैप्सूल खाना है, दोपहर को खाने से पहले ये खाना है, फिर शाम को ये खाना है, फिर रात को सोने से पहले ये खाना है। पता नहीं सोने के बाद की दवाई भी ना दे दें उनको। मतलब इतना बुरा हाल किया था, उसकी वजह से उनका यूरिक एसिड ठीक नहीं हो पाता। सही। मैं आपके तवज्जो से आपके नाज़रीन को अर्ज़ करता चलूँ कि इन गर्मियों में अपने तमाम बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखें, ख़ास तौर पर उन बुज़ुर्गों का जो एलोपैथिक कसाइयों के हत्थे चढ़े हुए हैं और उनको बेजा परहेज़ की तरफ लगाया हुआ है। उस परहेज़ और जो इतने बड़े बड़े बैग, शॉपिंग बैग उनको भर के गोलियों के दिए हुए हैं, फक्के मारने होते हैं सारा दिन, वो उन बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखें। उनको बेजा परहेज़ पर लगाया हुआ है। वो गर्मी के फल नहीं खा सकते, नीम तो नहीं खा सकते, सर्दियाँ आई तो सर्दी के मेवाजात नहीं ले सकते। उन किसी की रोटी बंद है, किसी का चावल बंद है, किसी का सालन बंद है, किसी का गोश्त बंद है, किसी की दालें बंद हैं, और वो बेजा परहेज के चुंगल में फंसाकर अपनी दवाएं बेच रहे हैं। ग़िज़ा उन्होंने बंद कर दी है, ज़्यादातर बंद कर दिया। आप देखें वो बंद की है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं अपने मरीजों को कहता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा छोटे पोर्शन में ज़्यादा खाएं। ठीक है, ज़्यादा खाएं। सर, ये क्वांटिटी बता सकते हैं? फॉर कोई पेशेंट आया आपके पास तो आप किस तरह की रेमेडीज उसको खाने में ख़ास तौर पर उसे क्या रिकमेंड करते हैं? मैं उनको जो चंद चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा कहता हूँ अल्लाह ताला की सब नेमतें खाएं। एक पेशेंट का एक मिजाज देख लेते हैं ना, मतलब उसको कोई और मामला ना हो, IBS, H pylori वगैरह या कोई और इशू ना हो, मैं एक मसाला बताया करता होता हूँ, वो मैं आपके नाजरीन को भी बता देता हूँ कि करियाना से लेने की बजाय किसी हर्बल स्टोर से, पंसारी से ये ले लें चीज़ें और इसको पिसवा कर रख लें अपने किचन में। इसमें अंडिया पकाएं। यकीन करें वो जो खाना खाया भी ज़्यादा जाएगा, हज़म भी जल्दी होगा और यूरिक एसिड को भी फ़ायदा हो जाएगा।
मसाला तो बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब बाकी जो घर में मसाले जो डब्बे वाले हम्म, हैं, वो सिंथेटिक उसमें प्रिजर्वेटिव लगे होते हैं, फ्लेवरिंग उनकी फ्लेवरिंग हुई सिंथेटिक होती है, जी होती जी, है, वो नुकसानदेह होती हैं चीज़ें। नुकसान है। सादा की तरफ आएँ, हर्बल की तरफ आएँ, पूरी दुनिया हर्बल की तरफ लौट रही है अब। हम्म, सुंड लेनी है, सुंड, सुंड ज़ंजीबील बोलते हैं। ठीक, अदरक की ख़ास किस्म होती है खुश्क हुई हुई, और सफ़ेद ज़ीरा लेना है। सफ़ेद ज़ीरा, आम हर जगह से अवेलेबल होता है, लेकिन हर्बल स्टोर से लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह साबुत धनिया लेना है, खुश्क धनिया जिसको बोलते हैं, और मोटी इलायची लेनी है, बड़ी इलायची जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये इसके अंदर हल्की काली मिर्च शामिल करनी है। अगर साथ ब्लड प्रेशर नहीं है, तो इसमें एक हल्का-सा काला नमक शामिल करना है। हम्म, इसको पिसवा लेना है, जैसे मसाला होता है, इसको मसाला डब्बे होता है, में ठीक है, किचन में रख दें। तमाम हंडिया इसमें पकाएँ। हम्म, यकीन करें कि 2 से 3 माह इसमें हंडिया पकाकर देख लें, तो यूरिक एसिड भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, और इनसे होने वाली सारी कॉम्प्लिकेशनें भी दूर हो जाती हैं। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ये। सही, इसके अलावा यूरिक एसिड के पेशेंट जो इस मौसम में, गर्मी का मौसम है, हम्म, ख़ास तौर पर यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए मैं ये स्मूदी बताने लगा हूँ। लेकिन ये सब लोग ले सकते हैं। गट हेल्थ के पेशेंट भी ले सकते हैं, गर्मी के पेशेंट भी ले सकते हैं, जिनको जिरकान रहा है, जिरकान की हिस्ट्री है, वो भी ले सकते हैं, जिगर मुतासर है तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन यूरिक एसिड बढ़े होने की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो यूरिक एसिड बढ़ने का, हाइपर यूरिसीमिया वाले जो मरीज़ हैं, ये 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त फ़वाइद होते हैं। वो है जी कद्दू की स्मूदी। कद्दू की स्मूदी, हाँ जी, बिल्कुल। घिया, कद्दू शरीफ जो है, एक मुनासिब साइज़ का कद्दू लें, उसके ऊपर से डंठल काट देना है, उसको धो के अच्छी तरह से छिलके समेत उसको काट लेना है। सही, बारीक-बारीक काश में सही हो काट गया, के 1 जग के करीब पानी उसमें मिक्सी में डालें, थोड़ा-सा कम, जो ताकि कद्दू हम्म, उसमें आ सके, और उसको शेक कर लें। उसकी बेहतरीन स्मूदी तैयार हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद में लीमू, 1 पूरे लीमू का रस शामिल कर दें। हम्म, अच्छा, डायबिटिक अगर नहीं है तो उसमें थोड़ी-सी चीनी भी शामिल की जा सकती है, और काला नमक थोड़ा-सा लाज़मी ऐड करना है। काला नमक हाँ इम्पोर्टेंट, जी। ठीक है, अच्छा, ये जो 1 जग बनेगा ना, इसमें बर्फ़ नहीं शामिल करनी, बर्फ़ नुकसानदेह है। इसको रूम टेम्परेचर पर पीना है, या इसको फ्रिज में रख लें हल्के टेम्परेचर पर। इसको थोड़ा-थोड़ा करके पूरे दिन में इस्तेमाल करें। ठीक है, यूरिक एसिड के लिए तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त ठीक चीज़ है, है। और इसके अलावा भी जो आजकल गर्मियों का मौसम है, हम्म। ये इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त है। हर्बल चीज़ें सर जो आप बता रहे हैं माशाल्लाह वो हर चीज़ अलाउ करती है। जो बिल्कुल, चीज़ें रोकी जाती हैं, जो इंसान खाना भी चाहता है लेकिन डर से नहीं खाता, वो हर्बल चीज़ें अलाउ कर रही हैं। बिल्कुल अलाउ कर हर्बल रहे की हैं। जो कम्युनिटी है वो अलाउ करती है, आप खा सकते हैं, लेकिन एक मिकदार में खा सकते हैं। यूरिक एसिड का पेशेंट 2 खुश्क आलू बुखारे अपनी जेब में रखे। किसी भी वक़्त जो है ना, टॉफ़ी की तरह उसको खाता रहे। आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा जो होता है, खुश्क आलू, ठीक, ये रूटीन बना लें। सुबह के वक़्त लेंगे खाली पेट तो ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका। लेकिन अगर सुबह नहीं लिया है तो जेब में रख लें। किसी भी वक़्त जो है ना, मुँह में डाल के इसको चूसते रहें। चाय तो छोड़ देनी है, अब उसका मुतबादल भी देना है मैंने। वो तो बात है। ये बड़ा ज़रूरी, बड़ा ये बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है चाय का। इसमें अदरक का और अजवाइन का कहवा शुरू कर दें। अदरक अजवाइन का कहवा। हाँ, ये अदरक को ताज़ा अदरक लेकर हुँ, उसको बारीक-बारीक काशों में काट लें, हुँ, और ये एक दोनों चीज़ें अजवाइन और अदरक, ये 1 चम्मच के बराबर हो जाएँ। ठीक है, अगर डायबिटिक नहीं है तो चीनी, गुड़ या शक्कर उसी में शामिल करें। 1.5 कप पानी लें, उसको लाइट आँच पर इतना पकाएँ कि वो 1 कप रह जाए। यकीन करें कि ये बड़ी मज़ेदार चाय बनती है। जब चाय की क्रेविंग हो तब भी लें, वरना सुबह शाम तो ये लाज़मी ही इस्तेमाल करें। हुँ, यूरिक एसिड से गुर्दे में पत्थरियाँ बन जाती हैं। हुँ, ज़्यादातर लोगों को जो गुर्दे की पत्थरी बनती है, वो यूरिक एसिड की होती है। उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त हमारा नुस्ख़ा है, हमारे मतलब पर। वो यकीन करें कि उससे बॉडी का भी यूरिक एसिड नॉर्मल होता है, और पथरी से भी निजात मिल जाती है, और पथरी बनने का अमल भी रुक जाता है। हुँ, यानी कि हुँ। दोबारा पथरी बनती भी नहीं है। सादा-सा नुस्ख़ा है, बड़ा ये आसान। ब्लॉक हो जाता है सारी, वो हाँ जी, ब्लॉकेट कर वो देता है, मतलब प्रोसेस रुक जाता प्रोसेस है ना, हाँ, खत्म हो रुक जाता जाता है है, हाँ वो जी। वाला, ठीक हो। वो बड़ा ज़बरदस्त नुस्ख़ा है जी। तुख़्म कासनी लें 50 ग्राम। हुँ, हुँ, तुख़्म कासनी बड़ा आसानी से अवेलेबल है। कासनी 2 गुले कासनी भी इस्तेमाल होता है, और तुख़्म कासनी भी इस्तेमाल, इसमें तुख़्म कासनी इस्तेमाल करना है। गोखरू लेना है 50 ग्राम। हुँ, हुँ, गोखरू, ट्राइबुलस, खारखस, भकरा, ये बड़ा इसके और बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं।
ये गुर्दे को भी ताकत देता है, ये मर्दाना कुव्वत को भी बहुत बढ़ाता है और जिस्म को सर से पाँव तक नई एनर्जी देता है गोखरू। ये 50 ग्राम इसमें शामिल करना है और गुले नीलोफर इसमें 50 ग्राम शामिल गोले करना है। नीलोफर, हाँ जी। ठीक है। और ज़ीरा सफ़ेद और अजवाइन ये भी 50-50 ग्राम इसमें शामिल करके कलमी शोरा और जौ खार इसमें 30-30 ग्राम ऐड करने। इन सब का सफ़ूफ बना लेना है और ये सफ़ूफ छोटी चाय की चम्मच सुबह लेनी है और छोटी चाय की चम्मच शाम को लेनी है। जो मैंने कावा बताया अदरक का, अजवाइन का, अगर उसके साथ लें तो इसकी एफिकेसी डबल हो जाएगी। यकीन करें कि ना सिर्फ यूरिक एसिड से मुस्तकिल जान छूट जाएगी बल्कि गुर्दे में बनने वाली पथरी और जो रेत का अमल शुरू होता है ये भी ठीक हो जाएगा और ये जो अज्जाएं ये जिस्म में एक नई ताजगी ले आते हैं। जो मर्दाना वजाहत है वो भी इस नुस्खे से आना शुरू हो जाती है। ये बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है। तो सर जितने भी पेशेंट आपके पास यूरिक एसिड के आते हैं, जो आपने टोटके बताए, उनको रेमेडीज़ बताई, हर्बल रेमेडीज़, कितना फ़ायदेमंद उनके लिए साबित हुई? दुआएं यकीनन उन्होंने आपको दी होंगी कि एलोपैथी को छोड़ के जब हर्बल की तरफ आए हैं, तो कितने ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो मुस्तफ़ीद हुए हैं आपके इस हर्बल रेमेडीज़ से? यूरिक एसिड के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट एलोपैथिक से तो ठीक होता ही नहीं है। मैंने तो कोई नहीं देखा, शायद अगर आपने कोई देखा हो तो मुझे नहीं, ज़रूर बताइएगा। मैं तो तभी आपसे पूछ रहा हूँ। इसका 100% इलाज है ही हर्बल मेडिसिन में। हर्बल है, ठीक हो। इसका एलोपैथिक वाले तो मैंने को बताया कि या तो वो उन्होंने लेना होता है कमीशन डायग्नोस्टिक लैब से या उन्होंने कमीशन लेना होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। इन दोनों जगह से कमीशन लेने के लिए वो मरीज को फंसाए रखते हैं। आप देख लें, उनको अगर पता लग जाए कि पेशेंट की फैमिली में कोई हिस्ट्री यूरिक एसिड की है तो वो एहतियातन ही यूरिक एसिड की गोली लगा देते हैं। मतलब इलाज अच्छा, तो ये ना हुआ है। हिस्ट्री का क्या चक्कर है? ये फैमिली समझ नहीं आती। कई दफ़ा जब सवाल पूछा जाता है एलोपैथी डिपार्टमेंट से कि ये फैमिली में तो नहीं था। जीन से कुछ चीज़ें आती हैं, ख़ास तौर पे ऑटोइम्यून डिजीज़ वगैरह जो हैं वो तो ऑटोइम्यून, आती हैं। ठीक हो गया। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके ददियाल में, ननियाल में जो चीज़ें हैं वो असरात आते हैं। मिजाज हमारे यहाँ तिब्ब यूनानी में मिजाज है, मिजाज, ठीक है। इसी तरह ना हमारे वालिद साहब का जो मिजाज है, अगर हमारी ग्रोथ, हमारी परवरिश उसी माहौल में हुई है, हमने वही खाने खाए हैं, हम उसी ज़मीन पर रहे हैं, वहीं पले बड़े हैं, तो उन सारी चीज़ों का हम पर भी असर होगा। एक ये भी फ़र्क होता है। और जो हमारा मिजाज, वालिद साहब का मिजाज था, अगर हमारा भी वही मिजाज है तो हमें उसी टाइप की बीमारियाँ होंगी। मतलब उस टाइप, अगर आप उसको जल्दी हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, अपने ग़िज़ा में तब्दीली कर लें, अपना ख्याल रखें, वर्जिश वगैरह को मामूल बना लें और रात को जागने वाला जो मामला है। अच्छा, ये जो रात को जागने वाला और स्क्रीन टाइम का मामला है, इसका ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब इसका फैमिली हिस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो अभी जेन ज़ी ने स्टार्ट किया ना, या इससे पिछली वाली उसमें आया है कि पूरी रात जागते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया, उससे बहुत बेशुमार मसाइल बन रहे हैं। यूरिक एसिड और हम ब्लड प्रेशर और ख़ास तौर पे बात जो कर रहे हैं, जो लोग डायबिटिक हो रहे हैं उसमें स्ट्रेस का बहुत बड़ा अमल दखल है और स्ट्रेस को बढ़ाने में स्क्रीन टाइम का बहुत बड़ा अमल दखल है। अगर इन सब चीज़ों को हम अवॉइड करें तो बहुत जल्दी हम पुरसकून ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं। अच्छा, मुशर्रफ साहब ये पूछना चाह रहा था कि गर्मियों का मौसम है और आपको पता आम हर इंसान खा रहा है। जो भी बीमारियां अभी हमने डिस्कस की, ये पेशेंट आम खा सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा कौन-कौन से जो मरीज़ हैं जिनको मना किया गया है आम खाने से, वो क्या कर सकते हैं? इस पर ये बताइएगा ज़रा। आम के बारे में भी ज़रा बात कर लेते हैं, जो फलों का बादशाह जिसे कहा जाता है। आम को वाकई फलों का बादशाह कहा जाता है। ये भरपूर सीज़न है, हमारा ख़ित्ता बड़ा रिच है इस मामले में। इस सीज़न में जितना आम हमारे ख़ित्ते में पैदा होता है पूरी दुनिया में जाता है। और अब पाकिस्तान को एजाज़ हासिल हुआ है कि बाई रोड अब चाइना जा रहा है हमारा आम। मतलब आसान कर दिया मज़ीद हमने, और एक्सपोर्ट भी हमारी बहुत ज़्यादा है। आप देखिए कि आम का जो सीज़न है ये 15-15, 20-20 दिन पर इसके स्पेल है। रटोल आता है, सिंदड़ी आता है, फिर लंगड़ा आता है, फिर चौंसा आता है, वो सफ़ेद चौंसा। रटोल के बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त मैं बात बताऊँ आपको जी। अच्छा, जब हम 1947 में पाकिस्तान और इंडिया बने थे तो यहाँ के लोग उधर गए थे और उधर के लोग इधर आए थे। जब उधर के लोग इधर आए थे तो हीरे जवाहरात, सोना की, कपड़ा लत्ता, सारा कुछ, वहाँ की ज़मीनों के कागजात जो यहाँ पर क्लेम किया था वो भी तो लाए थे, लेकिन साथ आमों के पौधे भी लाए थे। अच्छा। आप हैरान होंगे ये सुनकर। जो रटोल है ना आम,
जो हमारे यहाँ अनवर रटोल के नाम से अनवर है, रटोल। उधर रटोल के नाम से, वो इंटरनेशनली उनका आम रटोल के नाम से रजिस्टर्ड है। हमारा अनवर रटोल के नाम से रजिस्टर्ड है। ये एक गांव है वहाँ पर। उस वक्त पहले ये ज़िला मेरठ में हुआ करता था, अब ये ज़िला बागयात में शामिल किया है उसको। ये एक ही दादा की औलाद हैं सब लोग जिन्होंने ये आम बनाया था, ये वाला। हमारे यहाँ का आम ग़िज़ाई एतबार से तो ज़बरदस्त है ही है, जायका भी बहुत अच्छा है, ये दवा भी बहुत ज़बरदस्त है, ये बड़ी ज़बरदस्त दवा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जो उसको मसाला लगाया जाता है, हम्म। जो कैल्शियम कार्बाइड उसमें लगाया जाता है, वो सारा कारस्तानी उसकी होती है पकाने के लिए। वो एक बड़ी जहरीली सी गैस होती है जो पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्शन करती है, पेटियों में जो बंद जो बंद गई किया है, जाता है। हाँ बंद जी, किया जाता कैल्शियम कार्बाइड। है। जी जी। वो इतना ख़तरनाक मसाला है, अब लफ्ज़ मसाला इस्तेमाल करते हैं ना, वो इतना ख़तरनाक मसाला है कि हम जिस स्टूडियो में हम बैठे हैं, हम 3 4 5 10 लोग जब जो यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, वो एक जो पेटी में, आम की पेटी में जो पुड़िया होती है, वो इस दरवाज़े को बंद कर दिया जाए, पंखा बंद कर दिया जाए और वो पुड़िया यहाँ रख दी जाए, तो हम में से 3-4 लोग बेहोश हो जाएंगे, इतनी डेंजरस है। कोमे में चले जाते हैं। वो दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देता है वो गैस। और ये जो इसके ज़र्रात हैं, इसके असरात हैं, ये डायरिया पैदा करते हैं, ये पेट के अमराज बाकी पैदा करते हैं, ये जिल्द के अमराज पैदा करता है, मुंह के छाले और जो एक्ने वगैरह है, ये वो पैदा करता है। मैं आपको बता रहा ना कि इतना ख़तरनाक है ये केमिकल, ये इंडस्ट्रियल केमिकल है बेसिकली। और ये ये पूरी दुनिया में बैन हो गया अब। ये फलों के लिए पकाने के लिए ना ये बैन है। हमारे यहाँ अभी भी ये आम के अलावा केले को और पपीते को पकाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है ये मसाला, ये बैन है पूरा। होता क्या है कि सबसे पहले तो नाजरीन को आपके बताऊं कि इस केमिकल से, इस मसाले से आम की जान कैसे छुड़वानी है ताकि आप बगैर मसाले वाला आम खा सकें, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है ना, बाज़ार में जो मिल रहे हैं वो तो बिल्कुल सादा सी बात है। आपने 1 आम खाना है, आपने 10 आम खाने हैं, आपने जितने भी आम खाने हैं वो आप रात को लेकर आएँ घर, और एक मुनासिब साइज़ का बाउल लें, और मुनासिब साइज़ के बाउल में 1 चम्मच आप खुर्दनी सोडा डाल दें, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। खुर्दनी सोडा, मीठा सोडा जिसको मीठा बोलते हैं। सोडा। अच्छा, हाँ, मीठा। खाने वाला सोडा यानी कि खुर्दनी और मीठा सोडा, वो उसका मिक्स करके तो आम उसके अंदर डिप कर दें। धोने के बाद आम उसके अंदर डिप कर दें, 12 घंटे कम से कम उसके अंदर डिप रहने चाहिए। जब 12 घंटे डिप हो जाए तो तब उसके बाद फिर धो लें उसको, ले जी फिर आम खाएं, वो आम होगा। अब देखिए आम चूसते हैं और मुंह पक जाता है, ऐसे तो वो मसाले ने पकाया ना भाई, उसमें आम का कोई कसूर नहीं है। वो जो मसाले की कारस्तानियाँ सारी की सारी आम के खाते डाली होती हैं। आम के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट और बड़ी रिच मिकदार में फाइबर होता है। ये माइल्ड लेक्सेटिव तो है ही है, लेकिन ये पूरे गट हेल्थ को रिफ्रेश कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर बहुत अच्छे होते हैं। ये कैंसर की ग्रोथ को रोकता है, कैंसर होने ही नहीं देता। ये इतना अच्छा फल है, इस फल को तो सोने के भाव भी खरीदें तो ये सस्ता है, इतना ज़बरदस्त फल अच्छा, है एक ये। मिथ है कि आम खाने से वजन बढ़ता है, इस बात में कितनी सदाकत है? मैं आम खाने से अगर वज़न कम करवा दूँ आपका, मतलब आप रिजवान साहब को जानते होंगे, हमारी टीम का बिल्कुल। हैं, आप रिजवान साहब को हमारे हवाले करें, मेरे हवाले करें इस सीज़न के स्टार्ट में, आमों के सीज़न के स्टार्ट में, और मैं पेट भर के उनको आम खिलाऊंगा और गर्म दूध सुबह के वक्त पिलाऊंगा। इस सीज़न के एंड पर वो मेरे जैसे होंगे। अच्छा, डिपेंड क्या करता है कि आम आप किस वक्त खा रहे हैं, आपकी अपनी गट हेल्थ कैसी है, और आप आम किस कम्बिनेशन के साथ खा रहे हैं। सही। आम खाने के बाद कच्ची लस्सी तो नहीं पी रहे। अच्छा, ये भी कुछ वो जाए रेमेडीज वगैरह घर में बनाई हुई है कि आम खा लो, गर्मी आम ना हो खाने जाए के ज़्यादा। बाद कच्ची लस्सी पीना बहुत हमाकत है। हम्म, आप इतना कीमती फल खा रहे हैं और उसकी गर्मी ख़त्म करने के लिए कच्ची लस्सी पी रहे हैं। बाबा, उसकी गर्मी में तो ताकत है। ये थोड़ा सा शकील होता है सिर्फ जिनकी गट हेल्थ ख़राब होती है, उनके वो उसका शकल ख़त्म करने के लिए कच्ची लस्सी ईजाद की थी किसी बंदे ने, और जिसने भी की थी। लेकिन इम्प्लीमेंट सब पर हो गई कि ऐसे आम पीना खाने के चाहिए। बाद चाय पिएं। अगर डायबिटिक है तो फिर उसमें मीठा नहीं डालना और दूध नहीं शामिल करना, वरना जैसे रेगुलर चाय होती है वो कड़क वाली, आम जितने मर्जी खाएं और उसके बाद रेगुलर कड़क चाय पिएं।
यकीन करें आम डबल मुफीद हो जाएगा। आम के मैं बहुत सारे कम्बिनेशन बता सकता हूँ, जी। कम बेहतरीन कम्बिनेशन है। आजकल इंटरनेट के ऊपर जो ये अताई डाइटिशियन और अताई न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ये लोग मिल्क शेक के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि जी मिल्क शेक ठीक नहीं है। आम और दूध का कम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। आप बात कर रहे थे कि वज़न बढ़ाने वाली, जिसको आप वज़न बढ़ाना हो हम उसको ठंडे दूध के साथ आम में खिलाते हैं, वो मिल्क शेक यानी कि ठंडा हो जी, गया जी। ना। और उबले हुए चावलों के ऊपर आम। अच्छा। मैंने अपने बचपन में रोटी के साथ आम खाया हुआ है। मतलब दोपहर के खाना कुछ नहीं है तो अब वो सालन नहीं बनाया तो वो आम के को अच्छा, सालन, इस पे रोशनी डालेगी, उबले हुए चावलों के साथ आम, ये वो आपने। ग्रोथ है। आम साले खून पैदा करता है, हम्म, बड़ा ज़बरदस्त है, एनर्जी वाला चीज़ है ये आम। हम्म। उसको अगर हम उबले चावलों के साथ देंगे तो ये बॉडी की ग्रोथ बढ़ाता है। बच्चे जो होते हैं ना जिनका वज़न नहीं बढ़ रहा होता है, जी। खाया पिया लगता नहीं है, उनके लिए ये सीज़न बड़ा आइडियल है। उनको उबले चावल के ऊपर आम का गुद्दा डाल के दें, वो चम्मच के साथ खाएँ, बड़ा मज़ेदार बनता है। और उनका दिनों में जो है ना रंग निखर जाएगा। बच्चों का जो बेरौनकी है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, उनका हाफ़ज़ा कमज़ोर है, उनकी नज़र कमज़ोर हो रही है, वो रुक जाएगी सारा कुछ। आम इतना ज़बरदस्त है। और जिस किसी ने वज़न कम करना है, वो सुबह के वक़्त आम खाए और उसके ऊपर से गर्म दूध पी ले। जैसे नाश्ता करते हैं तो चाय पीते हैं गरम-गरम, ऐसे ही। 1 कप गर्म दूध उबला हुआ, मतलब वो गरम-गरम पी लें, वो वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। दूध में और कॉम्बिनेशन में हिकमत इसी चीज़ को कहते हैं। एलोपैथिक वाले जो अताई डॉक्टर्स हैं, अताई न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, ये सारा इंटरनेट से कॉपी कर रहे हैं। इंटरनेट के ऊपर तो बेशुमार ऐसी चीज़ें भी हैं जो उस खित्ते के मुताबिक हैं। अब जो रिसर्च यूरोप में हुई है, जो बर्फानी इलाकों में रिसर्च हुई है, उसको आप मुल्तान में, सिबी में, जैकबाबाद में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? टेम्परेचर डिफरेंस है। उसके अलावा टेम्परेचर। हमारी ग्रूमिंग और ग्रूमिंग हो ग़िज़ाओं रहा है। से हुई है, हमारा माहौल और तरह का है। जो चीज़ें हम खाकर परवरिश पाए हैं, हम लोग बड़े हुए हैं, हमें वो चीज़ें बंद कर रहे हैं इंटरनेट से देख-देख के। मतलब सर वहाँ पर तो हर चीज़ ही बंद है, जो हर्बल है यानी कि जो देसी है, जो या खानी चाहिए, जैसे आपने ज़िक्र भी किया कई चीज़ों का, वो तो बंद है, टोटली बंद है। बंद है। अच्छा, आम जो है ना, वो आम इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि एक सादा सा नुस्ख़ा अगर वो डायबिटिक इस्तेमाल कर ले, ये आम का सीज़न आ गया, आम खाने से 3 दिन पहले ये हमारा नुस्ख़ा इस्तेमाल कर ले, ठीक है। और उसके बाद पूरा सीज़न पेट भर कर आम खाए। इतना फ़ायदेमंद है। इतना मिथ है। अताई डॉक्टर्स कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई करता है। अरे बाबा, आम जो है वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। हाई है तो नॉर्मल कर देगा, लो है तब भी नॉर्मल कर देगा। लो ब्लड प्रेशर वाला भी आम खाए, हाई ब्लड प्रेशर वाला भी आम खाए। ये कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल करता है। ये बुरे जिस्म में से बुरे कोलेस्ट्रॉल को तहलील करता है। ये दिल की सेहत के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और ये आप हैरान होंगे, ये ज़नाना मर्दाना ताकत के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। अब वो कहेंगे ये क्या लफ्ज़ हुआ है? आपने मर्दाना ताकत तो सुना होगा, ये ज़नाना ताकत आपने पहली दफ़ा सुना होगा। देखिए, जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, शुगर की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, यूरिक एसिड की बात करते हैं, तो तब तो नहीं हम कहते कि मर्दों का या औरतों का। बिल्कुल ऐसे। हम तो सिर्फ यूरिक एसिड, यूरिक हाइपर एसिड। यूरिसेमिया कहा है हमने। तो जब हम मर्दाना ताकत की बात करते हैं तो वो ज़नाना ताकत भी तो उतनी ज़रूरी है। ख़वातीन में बेरग़बती के जो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, पीसीओएस के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, उससे भी घरेलू नाचक्कियाँ बढ़ रही हैं। आम उसका बेहतरीन हल है। पूरी फैमिली आम खाए, मर्द भी खाए, खातून भी खाए, बच्चे भी खाएँ, बच्चियाँ भी खाएँ। ये नस्वानी अमराज़ का बेहतरीन हल है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि किस उम्र में आम सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है? बच्चों के, बुज़ुर्गों के, आप कैटेगराइज़ कैसे करेंगे इन चीज़ों का? सबसे बेस्ट कौन-सा टाइम है खाने के लिए भी? हर वक्त बेस्ट टाइम है आम खाने का। जिस वक्त आम आ जाए, सीज़न का आम खाएँ। रखा हुआ स्टोर का या फ्रिज में या फ्रीज़ किया हुआ आम ना खाएँ। वो ना खाएँ। जैसे मॉल्स में देखा ना कि जो सीज़न चला भी गया हाँ है, जी, या फिर वो जूस कॉर्नर्स पर उन्होंने रखी होती वो चीज़ें कि जी चीज़ नहीं। फ्रोज़न है, वो ख़तरनाक है। सीज़न में आम खाएँ। और आपका सवाल था कि किस उम्र में? हुँ। पैदा होने से लेकर आखिरी उम्र तक आम खाएँ। अच्छा मुशर्रफ साहब, आपने स्टार्ट में बात की थी कि शुगर के मरीज़ भी आम खा सकते हैं। इस पर ज़रा ठीक से रोशनी डालिएगा ताकि ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। शुगर के मरीज़ों के लिए तो आम बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है।
जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि बिल्कुल। इसके अंदर बड़ा रिच किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं, हुँ, वो सारे हम बात कर चुके हैं। हुँ, दिल की ताकत के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। बाकी मैं शुगर के मरीज़ आम खाएँगे ना, जैसे मैं बार-बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो बेजा परहेज़ है, उसकी वजह से भी पेशेंट ठीक नहीं होता। आम इतना ज़ूद हज़म फल है, इतनी ज़ूद हज़म ग़िज़ा है और बेहतरीन दवा है, खाना कैसे है? जो हमारी पहले हमने बताई है हुँ, पक्की, उसका कैप्सूल भर लें, सादा। ठीक है। वो सुबह और शाम 3 दिन पहले स्टार्ट कर लें। आम खाने से 3 दिन पहले स्टार्ट कर लें और आम उसी तरह से खाना है, उसका मसाला उतार के, वो जो रात का टाइम फकी में अपना जो कैप्सूल है वो मैं दोबारा बता देता हूँ। जी, वो है जी गुड़मार बूटी, चाकसू, कोड़ तुम्मा, तुख्म नीम, तुख्म जामुन, कलवंजी और मेथी दाना। इसको हम वज़न पीस लें और आम खाने से 3 दिन पहले से इसको स्टार्ट कर दें और बाद में भी इसको लेते रहें। आप यकीन करें HbA1c भी कंट्रोल होगा, पेट भरकर आप आम भी खाएँगे और हाँ, हर मर्तबा आम खाने के बाद थोड़े से जामुन खाने हैं डायबिटिक ने। ठीक है। यकीन करें कि ये दवा भी बेहतरीन है, ये ग़िज़ा भी बेहतरीन है और ये फलों का बादशाह है, आपको बताएगा कि ये फलों का बादशाह है। चलो ठीक हो गया। सर आपसे बात की ब्लड प्रेशर पर, यूरिक एसिड पर और ज़ियाबितस पर, आम के हवाले से भी आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी और मुशर्रफ साहब से कोशिश करेंगे इन्हें वक्तन फ़वक्तन बल्कि बहुत जल्द दोबारा अपने पॉडकास्ट पर बुलाएं ताकि मज़ीद वो जो बीमारियां हैं इसको टैकल कैसे करना है और हर्बल रेमेडीज़ क्या हैं वो आप तक हम पहुंचा सकें। तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।